प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इस पेपर के 5th चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ सहसंबंध। ठीक है, तो विभिन्न जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं उनके साथ सह संबंधों पर हमने चर्चा की है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल। काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों में संबंध हैं और परीक्षा में कई बार इसको लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज हम एक तो राजनीति विज्ञान और भूगोल दोनों में सह संबंध की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भूगोल का मतलब भी समझेंगे, क्योंकि हम किसी भी विषय में संबंध को तब समझ पाएंगे जब पहले उस विषय का हमें संक्षेप में पता हो। तो भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम पहले भूगोल को संक्षेप में देखेंगे और उसके बाद राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ क्या सह संबंध है, दोनों संबंधित कैसे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और फिर दोनों में अंतर भी देखेंगे कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो इस प्रकार परीक्षा में किसी भी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, तो वो सारे आप इस टॉपिक से अटेंड कर पाएंगे और कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करें। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और जिन्हें अभी इस श्रृंखला के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दिए कि आप सारे वीडियो अब तक जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं और आगे जो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप उन्हें देख सकते हैं। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और भूगोल। ठीक है, अब उसमें हम भूगोल से अभिप्राय को देखेंगे। आइए, विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने कहा कि हमें भूगोल के साथ राजनीति विज्ञान का जो संबंध है उसको समझने से पहले भूगोल से क्या मतलब है, भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा अगर आपके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है, तो उन्हें संक्षेप में ये जानना जरूरी है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, समुद्र, जलवायु, तो इन सब से होता है। ठीक, आप समझ पा रहे हो कि पूरा जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो उसमें ये सब चीज़ें आती है, वायु, खनिज पदार्थ, भूमि, जल, वर्षा। ठीक है, तो इनका संबंध भूगोल से होता है। ठीक है, भूगोल उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब वो ये प्राकृतिक दशाएं तो हैं, चाहे हम बात करें वर्षा, जलवायु, ठीक है ना, या फिर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भूमि, ये भूमि भी एक, और उसमें जो वर्षा जैसे एक प्रकार, जल ये भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है। ठीक है, वायु है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, हवा। ठीक है, या फिर खनिज पदार्थ है, समुद्र है, नदी हैं, पहाड़ है, तो ये सब। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं, हम इन सभी का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये भूगोल से एक संक्षेप में आपको एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि भूगोल क्या है। ठीक है, आप इतना खैर जानते भी होंगे, लेकिन मूल जो विषय है हमारा जानने का, वो है कि राजनीति विज्ञान और भूगोल में सह संबंध क्या है। आइए देखते हैं। तो दोनों में सह संबंध को हमने 2 स्लाइड में डिवाइड किया है, एक यहाँ और एक नेक्स्ट स्लाइड में हम और बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने ये पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि राज्य के 4 प्रमुख निर्माणक तत्व होते हैं। अगर आपको याद हो तो 4 प्रमुख निर्माणक तत्वों में एक तत्व हमने ये भी देखा था, जो भूभाग। ठीक है, मतलब राज्य बिना भूभाग के राज्य नहीं कह सकते हम। ठीक है, मान लीजिए उसकी अपनी एक जनसंख्या भी होगी, उसके एक सरकार भी होगी, संप्रभुता भी होगी,
लेकिन जब तक भूभाग नहीं होगा तब तक आप राज्य नहीं कहलाया जा सकता किसी भी देश को, कोई भी, क्योंकि उसका कोई न कोई तो आकार होगा ही। इतनी साइज, चौड़ाई, लंबाई आपको पता है कि जैसे भारत की है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो वो कहीं न कहीं भूभाग तो होगा कोई न कोई उसका। फिर उसकी जनसंख्या होगी, फिर उसकी सरकार होगी, और फिर संप्रभु शक्ति होगी, तब जाके ये चारों तत्व होते हैं, तब जाके वो राज्य बनता है। तो आप देखिए किस प्रकार अब भूभाग का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? भूगोल में। तो सहज संबंध हो गया ना। तो राज्य बिना भूभाग के राज्य कहला ही नहीं सकता है, ठीक है। तो भूभाग एक तरह से राज्य का प्रमुख जो निर्माणक तत्व हैं, राज्य के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। तो ये सब एक तरह से राज्य से या राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि निर्माणक तत्व के रूप में है, तो भूभाग के बिना तो राज्य का निर्माण तक भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ उदाहरण, कुछ परिभाषाएं देखिए विचारक, जैसे अरस्तु का आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अरस्तु का बड़ा महत्वपूर्ण, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था, और सबसे पहले इस बात को स्वीकार जो करने वाले थे अरस्तु थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इस बात को प्रतिपादित किया था कि जलवायु है, भूमि है, समुद्र है, नदी, जल, पहाड़, ये एक तरह से किसी भी जो सभ्यता और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि इनके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हो ना। अब ये अब राजनीति शास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं, राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो अब राज्य का, जैसे कि हमने कहा कि निर्माणक तत्व ही एक तरह से प्रमुख निर्माणक तत्वों में भूभाग है। तो ये जितने भी जो ज्योग्राफिकल जो एरियाज़ हैं, या जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सबका हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से राज्य से ये जुड़े हुए हैं, और एक संस्कृति, सभ्यता का ये निर्माण करते हैं। मतलब कोई भी जो देश की सभ्यता है, वहाँ का जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं ये सब प्राकृतिक संसाधन और ये जो भौगोलिक पदार्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सह संबंध होता है। अरस्तु ने इस प्रकार से उसको स्वीकार किया है, ठीक है। जैसे मोंटेस्क्यू का आप कथन देख पा रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए और दास्ता गर्म देशों के लिए स्वाभाविक है। मतलब कहीं न कहीं आप देखिए जलवायु का, प्रकृति का, वहाँ राजनीतिक अधिकारों पर इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखिए मोंटेस्क्यू बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे देशों के लिए, ठीक है। मतलब जब ठंडे देश हैं वहाँ आपको लिबर्टी मिलेगी, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। और जो गर्म देश हैं वहाँ आपको दासता मिलेगी, मतलब वो दास प्रवृत्ति के आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती होते हैं ना। इसलिए इसका एक लॉजिक ये भी है कि जो गर्म जलवायु के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इसलिए वो दासता आपको मिलेगी, दास प्रवृत्ति के होते हैं। और जो ठंडे प्रदेशों के लोग, जो विकसित देशों के लोग हैं, वो उनके पास राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो ये एक मोंटेस्क्यू ने इस माध्यम से कहना चाहा कि किस प्रकार जो भूगोल है, जलवायु है, ये जो राजनीतिक जो अधिकारों को किस प्रकार से व्यक्ति के जो राजनीतिक जो व्यवहार है उसको किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये सह संबंध हमें इससे भी दिखाई पड़ता है मोंटेस्क्यू के इस कथन से, ठीक है। रूसो का भी आप एक कथन देख पा रहे हैं कि उन्होंने जलवायु और सरकार के स्वरूप के संबंध को स्थापित किया। मतलब उन्होंने कहा है कि किसी भी देश में वहाँ की जो जलवायु है उसका उस वहाँ की जो सरकार के स्वरूप दोनों में सह संबंध होता है। कैसे? मतलब जैसी जलवायु होगी वैसी सरकार। अब मान लीजिए गर्म जलवायु अगर वहाँ होती है तो वहाँ निरंकुश आपको सरकार मिलेगी। मतलब रूसो ने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने यह संबंध स्थापित करते हुए कहा कि जो गर्म जलवायु है वो निरंकुश शासन के लिए, जो ठंडी जलवायु है वो बर्बर शासन के लिए, और सम जलवायु मतलब न ज़्यादा ठंडी और न ज़्यादा गर्म, ठीक है, वो एक अच्छे जनतंत्र शासन के लिए जिम्मेदार है। मतलब वहाँ आपको अक्सर ऐसा मिलेगा। तो किस प्रकार वहाँ उस राज्य की जलवायु वहाँ की सरकार के स्वरूप को निर्धारित करती है। तो विद्यार्थियों, अरस्तु, मोंटेस्क्यू और रूसो, इन तीनों के
इन कथनों से कुल मिला के ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार राजनीति विज्ञान और भूगोल कोई अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनका सह संबंध को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ राजनीति विज्ञान और भूगोल में सह संबंध, ये स्लाइड 2 आनी चाहिए, यहाँ भी एक ही दे दी मैंने। वैसे इससे पहले वाली पहली स्लाइड थी, क्योंकि मैंने 2 स्लाइड में इसको डिवाइड किया था, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये सेकंड स्लाइड। हालांकि वैसे ये आपको डिवाइडेशन स्लाइड में आपको बेहतर तरीके से यहाँ दिख पाए इसलिए किया गया, बाकी एक ही टॉपिक पर हम जिक्र कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान और भूगोल में सहसंबंध। तो हमने उन उदाहरणों से देख लिया था, अब कुछ और बात करते हैं दोनों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध होता है, किस तरीके से ये दोनों विषय हैं जो राजनीति विज्ञान और भूगोल वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी कि किसी भी देश की सामाजिक राजनीति समस्याओं को समझना अगर आपको है, अगर बेहतर तरीके से जानना है, तो फिर वहाँ के भूगोल का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब आप वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, किसी भी देश की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, आप अगर उनको समझ जाएंगे तो वहाँ की जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं हैं वो आप समझ जाएंगे। और आपको अगर उस राज्य का, उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान नहीं है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप वहाँ की जो पॉलिटिकल और जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है, जो सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उनको आप सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किस प्रकार देखो आप सह संबंध, आप जुड़ाव है दोनों विषयों के बीच। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि भूगोल किसी भी जो राष्ट्र की गृह नीति और विदेश नीति, ठीक है, उसको भी प्रभावित करता है। मतलब आंतरिक नीति की, कोई भी देश है वो किस प्रकार की उसकी जो आंतरिक नीति होगी, किस प्रकार उसकी जो वैदेशिक नीति हो, बाह्य नीति होगी। ठीक है, मतलब भूगोल एक तरह से उसको भी प्रभावित करता है, वहाँ की विदेश नीति को। ठीक है, मतलब यहाँ रीज़न ये है कि आप देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी जोग्राफिकल एक बेहतर प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर है, ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर है एक, तो वहाँ का जो पूरा जो सोशल और वहाँ का जो लोगों की जो रहन सहन है आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर प्राकृतिक संसाधन बेहतर होंगे, वहाँ बेहतर अवसर होंगे, तो वहाँ एक तरह से सर्वसंपन्नता आपको मिलेगी। और अगर मान लीजिए वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, दिक्कतें हैं, तो फिर आपको वहाँ गरीबी मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार विदेश नीति भी तय करती है कि आपकी जो जोग्राफिकल एरियाज, मतलब कोई भी देश है वो कैसी जोग्राफिकल, वहाँ की सामरिक स्थिति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो उस देश की विदेश नीति कैसी होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी देश की जो गृह नीति है, आंतरिक नीति है, या फिर उस देश की विदेश नीति है, वो उसके जो भौगोलिक स्वरूप पर भी डिपेंड करती है, उसको प्रभावित भी करती है और उससे तय भी होती है वो। ठीक है, आज अगर आप उदाहरण देख पा रहे हैं कि मान लीजिए आज अमेरिका को आप देखते हैं, ठीक है, या रूस को आप देखते हैं, तो वो एक महानतम शक्तियाँ हैं, बड़ी ताकतें हैं। ठीक है, उसमें किसका हाथ है? इसका जो बहुत बड़ा कारण वहाँ की जो भौगोलिक जो स्थिति है, वहाँ का जो भूगोल है, उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उनके पास नेचुरल रिसोर्स है, उसके कारण वो जो उनकी जो सशक्तता है, ठीक है, वो जो एक शक्तिशाली जो है, उनकी राष्ट्रीय शक्ति में जो अभिवृद्धि है, तो वहाँ की जोग्राफिकल स्थिति के कारण ऐसा हुआ है। तो आज अमेरिका और रूस जैसे देश महाशक्ति हैं, सशक्त हैं, तो उनके सशक्त होने में वहाँ के भूगोल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ की पूरी जो वैदेशिक नीति, आंतरिक नीति, उनको सबको उस देश की सशक्तता उसको तय करता है भूगोल। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि जैसे पश्चिमी एशिया के देशों की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ आपको पता है कि पश्चिमी एशिया की जो देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल के अथाह भंडार है, प्राकृतिक संसाधन है उनके पास। इसीलिए आप देखिए पूरे जो विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बने हुए रहते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की भी उन छोटे छोटे देशों पर बिल्कुल आंख गिड़ी रहती है कि वो
वहाँ पर अपना उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं और उन देशों पर अपनी आँख गड़ाए बैठते हैं। मतलब वो कहीं कहीं उनकी जो प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ जो भंडार है, जैसे आज सऊदी अरब है, तो वो इतना एक तरह से सर्वसंपन्न देश है, तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के कारण है। आज जो पश्चिमी एशिया के जो बहुत सारे देश हैं, वहाँ खनिज पदार्थ बहुल है। हालांकि वहाँ पर गरीबी है वो, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था केवल और केवल तेल पर ही डिपेंड करती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन कुल मिला के उन छोटे छोटे देशों की भी महत्वता आप देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। का ही कारण वहाँ जो मौजूद जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल के जो था भंडार है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि जैसे भूटान है, नेपाल है, ये राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं अपेक्षाकृत। ठीक है, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो ऐसी है, इसलिए वहाँ गरीबी है, प्राकृतिक संसाधन उतने नहीं हैं उन मध्य एशिया के छोटे छोटे देश हैं, मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे पश्चिम एशिया के देश हैं, उनकी अपेक्षा। क्योंकि वहाँ तो प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ की इसलिए अर्थव्यवस्था उन पर चलती है। लेकिन जो भूटान और नेपाल जैसे देश है, वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। ठीक है, इस कारण से उन देशों की उतनी महत्वता, उतनी सशक्तता नहीं है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इससे भी बात करती है कि ज्योग्राफिकल जो स्थितियां हैं, जो भौगोलिक जो स्थिति है, किस प्रकार राज्यों की, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उनकी अंतर्राष्ट्रीय, वैदेशिक सभी प्रकार की स्थितियों को वो तय करती है। तो विद्यार्थियों, इन सभी बातों से कहीं न कहीं आपको ये तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि राजनीति विज्ञान और भूगोल है, वो दोनों विषय कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं, सह संबंधित हैं। ठीक है, और राजनीति विज्ञान का भूगोल के साथ सह संबंध हर तरीके से है, जो हमने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा भी देखा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं, उन दोनों में अंतर भी है। ठीक है, तो अंतर क्या है वो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। राजनीति विज्ञान में और राजनीति विज्ञान और भूगोल में जो अंतर है, उनको कुछ निम्न बिंदुओं के माध्यम से, जो कि आप देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला, देखिए भूगोल के अंतर्गत तो हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको पता है, हमने अभी देखा भी है कि कोई भी देश है, उसकी जो प्राकृतिक दशा है, जलवायु है, वनस्पति है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल जो स्थितियाँ हैं, ठीक है, नदी, जल, पहाड़, समुद्र, वो प्राकृतिक संसाधन सब आ गए। ठीक है, उनका अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में। ठीक है, जबकि जो राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, विधि, कानून, ठीक है, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार, इन सब का अध्ययन होता है। तो दोनों का जो मुख्य जो अध्ययन विषय क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो एक तो ये अंतर है। दूसरा, भूगोल जो है वो भू संबंधी विज्ञान, मतलब भूमि से संबंधित, ठीक है, भौगोलिक स्थितियों से संबंधित, उससे संबंधित विज्ञान है। जबकि राजनीतिक शास्त्र है वो किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, एक दोनों में मोटा अंतर यह हो गया। तीसरा, भूगोल जो है विद्यार्थियों, बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, वो तथ्यों के साथ साथ आदर्श से संबंधित है। मतलब भूगोल में तो देखिए, अगर मान लीजिए नदी है, जलवायु है, पहाड़ है, प्राकृतिक संसाधन, ये सब ठोस हैं। ठीक है, मतलब आपको दिख रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, भाई प्राकृतिक संसाधन है तो हैं, तो उनमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से ठोस पदार्थ है। तो जो भूगोल विषय है वो ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है। जबकि राजनीति शास्त्र में ठोस तथ्यों के साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ वह आदर्शों की भी बात की जाती है। आदर्श भी है, मतलब राज्य को कैसा होना चाहिए। अब भूगोल में ऐसा नहीं होता है कि ऐसा पहाड़ होना चाहिए या ऐसी जलवायु होनी चाहिए, चाहिए नहीं, वहाँ तो है जो है। अब भारत में जलवायु है तो है, इसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकता। कोई देश की सरकार वहाँ के पहाड़, नदी, जल, उनको कोई चेंज नहीं कर सकती है कि वहाँ ठंडी जलवायु है, कोई सरकार आके वहाँ गर्म जलवायु कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो ठोस जो तथ्यों से संबंधित है जो भूगोल, तो लेकिन जो राजनीति शास्त्र है वो तथ्यों के साथ साथ वहाँ आदर्श की भी बात होती है, मतलब वहाँ कल्पनाएं भी की जाती है। वहाँ एक कि भाई राज्य को ऐसा होना चाहिए, ऐसा राज्य से प्लेटो ने करा कि एक न्याय पर जो आधारित, न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य की कल्पना उन्होंने करी। तो ये वो राजनीति विज्ञान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं
कि भूगोल एक निश्चित विज्ञान है, ठीक है, जबकि राजनीति जो शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, वो अनिश्चित विज्ञान है। अभी मैंने आपको कहा कि निश्चित इस रूप में है भूगोल कि उसके जो नियम है वो निश्चित हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से कोई चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी मानवीय तरीके से उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, वो एक निश्चित विज्ञान है, ठीक है। जबकि राजनीतिक शास्त्र अनिश्चित है, वहाँ तो सरकारें भी चेंज होती है, ठीक है, वहाँ जो राज्य के आदर्शों में, वहाँ व्यक्ति के अधिकारों में, तो मतलब हर तरीके से चेंजेज राजनीति में हो सकते हैं, तो वो एक अनिश्चित विज्ञान है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर है दोनों विषयों में ये हमने देखे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार पूरे टॉपिक्स में, हालांकि देखिए कोई, मुझे लगता नहीं कि निबंधात्मक प्रश्न आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न की संभावनाएं तो इतिहास के साथ ज़्यादा रहती है कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में सहसंबंध। लेकिन हाँ, आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन में कोई दो अंतर, एक अंतर या दो संबंध आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूछा जाए तो हमने संबंध भी बता दिए, अंतर भी बता दिए, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं जिस भी तरीके से प्रश्न आए। तो राजनीति विज्ञान और भूगोल में सह संबंध को हमने देखा विद्यार्थियों। बस आज के लिए खैर इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। और अंत में यही अपील कि आप इन वीडियो को आप स्वयं पूरा लाभ उठाते रहें, टाइम टू टाइम इनको, और जो नोट्स आपको पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको आप ज़रूर नोट करते जाएं और इनको तैयार भी करते जाएं, याद भी करते जाएं, और आपकी जो एग्ज़ाम से नज़दीक है तो बेहतर तरीके से इनको आप यूज कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो छात्र छात्राएं उनको ये साझा भी करें, शेयर भी करें और उनको सूचना भी दें। सारी वीडियो आप देख ही सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से, मैंने आपको बता दिया, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।